दोस्तों, निर्मला 5 सालों से जेल में बंद रहती हैं। उन पर ये आरोप रहता है कि अपने पति को खाने में कई सालों से जहर दे रही होती है, जिस वजह से उनके पति की तबीयत खराब हो जाती है। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है तो पुष्टि होती है कि उनकी पत्नी निर्मला देवी, जो कि अपने पति को जहर देकर मारना चाहती थी, आरोप साबित हो जाता है। इसलिए पत्नी निर्मला देवी जेल में ही रहती है। वो पुलिस वालों से गुहार लगाती हैं कि उन्होंने अपने पति को जहर नहीं दिया है। भला कोई पत्नी अपने पति को जहर क्यों देगी? लेकिन पुलिस वाले निर्मला की एक नहीं सुनते। इधर निर्मला के पति सुरेश, जो कि अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। अब पत्नी कोर्ट के चक्कर लगाती है। पुलिस वाले निर्मला देवी को जब भी उनकी तारीख रहती है कोर्ट लेकर के जाते हैं। अब ऐसे लगभग 3 सालों का अरसा गुजर जाता है। पत्नी जब भी अपने पति से मिलती है तो वो अपने पति से कहती है कि देखिए जी, हम निर्दोष हैं, हमने आपको कभी भी खाने में जहर नहीं दिया। सुरेश अपनी पत्नी निर्मला देवी से कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी नीयत तो हमारे प्रॉपर्टी पर थी। तुमने और तुम्हारे परिवार ने शादी सिर्फ पैसों के लालच में आकर के की थी। तुम्हारे चाल चलन तो वैसे ही सही नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता को आप पसंद आ गई थी, इसलिए हमारे माँ बाप ने आपसे हमारी शादी करवा दी। वरना हमारे जैसा कोई भी शरीफ व्यक्ति आप जैसी महिला से कभी भी शादी नहीं करेगा। जब निर्मला देवी ये सुनती हैं तो वो अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि देखिए, जो कुछ भी था, हमारा कई लड़कों से अफायर था, हम ये मानते हैं, लेकिन वो सब कुछ शादी से पहले था, वो हमारा भूतकाल था। आप हमारे वर्तमान हैं। हमने कभी भी आपकी पीठ पीछे ना तो किसी से बात की और ना ही आपको धोखा दिया है। आपको गलत फहमी हो रही है। आप हमारे आचरण पर ऐसी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन सुरेश अपनी पत्नी की एक नहीं सुनते हैं और वो अपनी पत्नी की बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। इधर निर्मला देवी जैसे जेल आती हैं तो ना वो खाना खाती और ना पानी पीती। जेल की महिलाएं निर्मला देवी को समझाने की कोशिश करती हैं। निर्मला देवी फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ गया। मांग का सिंदूर ना जाने किसकी बुरी नज़र लगी कि आज मेरे पति मुझे तलाक देना चाह रहे हैं। जब भी मैं अपने पति से तारीख पर मिलती हूँ कोर्ट में, तो मैं अपने पति को समझाने की बहुत कोशिशें करती हूँ कि आपको गलत फहमी हो गई है, आप मुझे तलाक नहीं दीजिए। लेकिन मेरे पति मेरी एक नहीं सुनते हैं। अगर मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे तो फिर मेरी 2 बेटियों और मेरे 1 बेटे का क्या होगा? आपको तो पता है कि जब घर में सौतेली माँ आती है तो वो कैसा व्यवहार करती है अपने सौतेले बेटे और बेटियों के साथ। जेल की जो महिलाएं रहती हैं, कैदी महिलाएं, वो निर्मला को समझाती हैं और कहती हैं जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। अब निर्मला देवी, जिन्हें कैदी महिलाओं की बात भी समझ नहीं आती है, क्योंकि जब किसी पर बुरा समय आता है तो लाख लोग आश्वासन दे ले, किसी की बातों से मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ निर्मला के साथ होता है। निर्मला को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके पति के खाने में जहर कौन मिला रहा था और ये पूरा आरोप उन पर किसने मढ़ दिया है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। भला एक पत्नी अपने परिवार को क्यों उजाड़ना चाहेगी? उसकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इसलिए वो ऐसा कैसे करेगी? अब निर्मला देवी यही सब सोचती रहती हैं। कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जेल में कैदी महिलाओं को कामकाज के लिए उठाया जाता है। किसी तरीके से निर्मला देवी भारी मन लिए उठती हैं। वो गहरे विचार में रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने पति को
तलाक लेने से रोक दे, उनका पति उन्हें तलाक ना दे। लेकिन निर्मला देवी की सारी कोशिशें असफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि उनके पति सुरेश तो उनकी एक नहीं सुनने को तैयार थे। अब निर्मला देवी को कुछ समझ में नहीं आता है। 25 तारीख को दोबारा से मई के महीने में कोर्ट में उनकी तारीख रहती है। इस बार फैसला होना था। उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी और कह रही है, जज साहब फैसला सुनाने में थोड़ा समय और ले लीजिए। मैं दोषी नहीं हूँ, भला आप ही सोचिए कि एक पत्नी अपने पति को जहर क्यों ही देगी। मेरे 2 बेटे और 1 बेटियाँ हैं। आज के दिन कोर्ट रूम में निर्मला की दोनों बेटियाँ पिंकी, रिंकी और बेटा अमन मौजूद रहते हैं। जैसे ही निर्मला अपनी बेटियों को देखती है, बेटे अमन को देखती हैं, तो उनसे गले लगकर रोने लगती हैं। बेटियां रिंकी और पिंकी अपनी माँ को नहीं छोड़ती हैं। वो अपनी माँ से बार बार पूछ रही होती है कि वो घर कब आएंगी। अब एक माँ लाचार, वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे कि वो घर क्यों नहीं लौट रही, और आज के बाद शायद वो कभी भी घर ना लौटे, क्योंकि जज साहब जो फैसला सुनाने वाले हैं, आज जो तारीखी फैसला होने वाला है, एक बेबस पत्नी अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी और उसका पति उसे तलाक दे देगा, क्योंकि सुरेश ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि सुरेश ने अपनी पत्नी पर पहले ही अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवाया था। जैसे ही पुलिस वाले चार्जशीट तैयार करते हैं, निर्मला पर मुकदमा चलने लगता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि निर्मला के लाख मना करने के बावजूद सुरेश उसे तलाक देने की जिद पर अड़ जाते हैं, और अब निर्मला ये साफ कर देती है कि वो उन्हें तलाक नहीं देगी। पूरा मामला कोर्ट में जाता है और आज इसी फैसले की सुनवाई होनी थी। निर्मला, जिस पर 2 मुकदमे चल रहे होते हैं, एक अपने पति की हत्या की साजिश, दूसरा पत्नी अपने पति को तलाक नहीं देना चाह रही, इसलिए सुरेश कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है। लेकिन आज फैसले की घड़ी थी। आज निर्मला देवी हमेशा हमेशा के लिए अपने पति से, अपने बेटे बेटियों से अलग हो जाएंगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हैं। निर्मला की बेटियां पिंकी, रिंकी, बेटा अमन अपनी माँ को समझाते और कहते हैं कि मम्मी आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए, हम लोग आज भगवान से प्रार्थना करके आए हैं कि हम अपनी मम्मी को आज घर लेकर के ही आएंगे। अब इसके बाद जज साहब जब अपना फैसला सुनाते हैं तो कोर्ट में जितने लोग मौजूद रहते हैं वो सब जज साहब की तारीफ करते नहीं थकते हैं। जज साहब निर्मला, उसकी बेटी पिंकी, रिंकी, बेटा अमन की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैंने आपके परिवार को, आपकी स्थिति को देखते हुए आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। अगर आप पर अपने पति की हत्या की साजिश ये झूठा साबित हो जाता है, हम आपके पति, तो फिर हम सुरेश से आपका तलाक रद्द कर सकते हैं। जज साहब कहते हैं जज साहब निर्मला से कहते हैं आपके वकील की याचिका पर हमने गौर किया तो ये पाया कि अभी इतने साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, अभी ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं और कोई वजह सामने नहीं आ पा रही है कि हम आपके पति सुरेश से आपका तलाक करवाएं। इसलिए जब तक कि ये फैसला नहीं आ जाता, आप पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम इस केस की फाइल को बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पति पर क्योंकि आप पर आपके पति के हत्या का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। हम इसको आधार बनाकर एक पत्नी को तलाक
एक पत्नी का उसके पति से तलाक नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे ही निर्मला ये फैसला सुनती हैं जज साहब का, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जज साहब ने निर्मला को कुछ समय की मोहलत दी थी, जिसमें वो अपना जुर्म साबित कर सके, जिसमें वो अपना पक्ष साबित कर सके, जिसमें वो अपना जुर्म नहीं, जिसमें वो ये साबित कर सके कि वो दोषी नहीं बल्कि उसे तो फंसाया जा रहा। जज के फैसले से निर्मला के वकील आनंद कुमार बहुत खुश होते हैं। अब जैसे ही कोर्ट से बाहर पूरा परिवार निकलता है तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन सुरेश, जिसके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी से तलाक लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। लेकिन बेटे और बेटियां अपने पिता सुरेश से कहते हैं कि पापा, आपको गलतफहमी हो गई है, आपने जो मम्मी पर केस दर्ज किया है उसे वापस ले लीजिए। लेकिन सुरेश अपने बेटे और बेटियों की एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम लोग हमारे साथ घर चलो, तुम्हारी मम्मी ने जो किया है उसकी सज़ा वो जेल में भुगत रही, और वैसे भी अभी ये साबित नहीं हुआ है कि तुम्हारी मम्मी दोषी हैं या निर्दोष। और वैसे भी अभी ये साबित नहीं हुआ है कि तुम्हारी मम्मी निर्दोष है। ये कहते हुए सुरेश अपने बेटे और बेटियों को लेकर के चले आते हैं। निर्मला देवी बहुत खुश होती हैं। जब वो जेल में पहुंचते हैं तो कैदी महिलाएं उनके चेहरे की खुशी देखकर ये समझ लेती हैं कि लगता है निर्मला देवी का तलाक नहीं हुआ है उनके पति से। अब वो जेल में ही निर्मला देवी का मुंह मीठा करती हैं, क्योंकि कैदी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात रहती है। जज साहब के फैसले से वो बहुत खुश रहती हैं कि एक जिंदगी, एक परिवार उजड़ने से बच गया। अब निर्मला देवी कैदी महिलाओं से कहती हैं कि देखिए, भले ही जज साहब ने हमारे पति से तलाक नहीं करवाया है तो क्या, लेकिन अगर जो जुर्म हमने किया नहीं है वो साबित हो जाता है तो फिर हमारे पति से हमारा तलाक हो जाएगा। इसलिए हमें ये साबित करना होगा कि हम निर्दोष हैं। लेकिन मैं जेल में हूँ, मैं ये कैसे साबित करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो कैदी महिलाएं होती हैं वो निर्मला को समझाती हैं, कहने की देखिए, जो बात हम लोग आपको बता रहे हैं, जो बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप वैसे ही करेंगी तो फिर आपका, देखिए जो बात हम लोग आपको बता रहे हैं, जो बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप वैसा ही करेंगी तो फिर आप पर ये जो झूठा आरोप लगा है वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जब आपकी अगली सुनवाई होगी, आप कोर्ट में जाइएगा तो जज साहब के सामने कहिएगा कि जज साहब, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। अब जैसे ही निर्मला देवी कैदी महिलाओं से कहती हैं कि ठीक है, आप लोग ही मेरी सखी हैं, जैसा कह रही मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद निर्मला देवी वैसा ही करती हैं। जब उनकी अगली तारीख लगती है, वो कोर्ट रूम पहुँचती हैं। जज साहब के सामने वो अपनी बात रखती हैं और कहती हैं कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, अपने बेटे के साथ एक रात बिताना चाहती हैं। जैसे ही जज साहब ये सुनते हैं तो वो निर्मला से कहते हैं कि देखिए, ये मुमकिन नहीं है, ये जेल है, कोई धर्मशाला नहीं। लेकिन निर्मला जज साहब से कहती हैं कि वो कई सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें अपने बेटे से मिलने का मौका नहीं मिला है। उनका बेटा
जो कि अब 10वीं में पहुंच गया है। उसके 10वीं का रिजल्ट आया है, वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है। इस खुशी में वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। जब जज साहब निर्मला की ये बात सुनते हैं तो वो ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही ऑर्डर होता है, 2 पुलिस वाले सुरेश के घर जाते हैं और वहाँ से निर्मला देवी के बेटे अमन को थाने लेकर के आते हैं। वहाँ से अमन को जेल ले जाया जाता है। जैसे ही अमन जेल पहुँचता है, उसे उसकी माँ के बैरक में ले जाया जाता है। अमन जब अपनी मम्मी को देखता है तो खुशी के मारे उछल पड़ता है। माँ भी जब अपने बेटे को देखती है, इतने सालों बाद करीब से उसे छूने का मौका मिलता है, उसे पुचकारने का मौका मिलता है, दुलारने का मौका मिलता है, तो माँ खूब प्यार लुटाती है। अमन अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर आपने पापा को खाने में जहर क्यों दिया था? आप उन्हें जहर क्यों दे रही थी खाने में? निर्मला अपने बेटे अमन से कहती कि देखो बेटा, मैंने कभी भी तुम्हारे पापा को खाने में जहर नहीं दिया है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे और किसने क्यों किया होगा। अमन जब अपनी मम्मी की बातें सुनता है तो कहता है कि ठीक है मम्मी, इन सारी बातों को जाने दीजिए। मैं 4 सालों बाद आपसे पहली बार इतनी करीब से मिल रहा हूँ, इसलिए आज हम लोग पूरी रात से बात करेंगे। होता भी वैसा ही है। निर्मला अपने बेटे अमन से पूरी रात बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही भोर होता है, 4 साढ़े 4 बजता है, सभी पुलिस वाले खर्राटे लेने लगते हैं। निर्मला अमन के कान में कहती है कि देखो बेटा, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी मम्मी जल्द ही जेल के बाहर आ जाएंगी। बेटा कहता है कि ठीक है मम्मी। इसके बाद सुबह हो जाती है। जेलर 7:30 बजे आता है और वो अमन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 2 पुलिस वाले अमन को उसके घर छोड़ाते हैं। अब जैसे ही अमन घर आता है तो वो अपने पिता पर नजर रखने लगता है। जैसे ही पैर तो पैर एकदम हो जाता है यार। जैसे ही अमन घर आता है वो अपने पिता पर नज़र रखने लगता है। अमन अपने पापा का व्हाट्सएप हैक कर ले। जैसे ही अमन घर आता है वो अपने पापा पर नज़र रखने लगता है कि आखिर उसके पापा का किसी से एफआईआर तो नहीं चल रहा है, किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसके मम्मी पर ये सारे आरोप लगा दिए हों, ताकि उसकी मम्मी से उन्हें छुटकारा मिल जाए और वो उस महिला से शादी कर सके। अब अमन अपने पापा का मोबाइल भी चेक करता है जब वो ऑफिस से आ जाते हैं, लेकिन अमन को अपने पापा के मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि उसका शक यकीन में बदल सके। अब अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अब अपने पापा की सभी हरकतों पर गौर करने लगता है। अब 9 साढ़े 9 बजे घर में नौकरानी आती है। जैसे ही नौकरानी घर में आती है, अमन सोफे के पीछे छुप जाता है। उसकी दोनों बहनें रिंकी और पिंकी कॉलेज चली गई थी, घर पर कोई नहीं था। अब इधर सुरेश जी ने लगता है कि उनका बेटा अमन अभी सो रहा होगा, इसलिए जैसे ही नौकरानी आती है वो अपने बेटे के सामने ही नौकरानी के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब जैसे ही बेटा ये सब कुछ सोफे के पीछे से छुप कर देखता है तो उसकी आंखें विश्वास नहीं कर रही होती हैं कि उसके पापा घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब वो कई घंटे तक छुपकर अपने पापा को नौकरानी के साथ वो सब कुछ करता हुआ देखता रहता है। अमन जिसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। मोबाइल में चुपचाप से वो पूरा वीडियो बना लेता है। जैसे ही उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, अमन नौकरानी के पास जाता और कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम मेरे पापा के साथ घर में क्या करती हो, और मैं ये बात अपनी मम्मी को बता दूंगा।
जैसे ही नौकरानी ये सुनती है तो कहती कि ठीक है, जाओ तुम जा करके अपनी मम्मी से बता दो। तुम्हारी मम्मी मेरा कर ही क्या लेगी, वैसे भी तुम्हारी मम्मी पर तो तुम्हारे पति और वैसे भी तुम्हारी मम्मी पर तो तुम्हारे पापा के कत्ल का जुर्म है। इसी जुर्म की सज़ा वो जेल में काट रही, तो ऐसे में तुम्हारी मम्मी मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। जैसे ही अमन ये सुनता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और वो नौकरानी को उसकी मोबाइल में वो वाली वीडियो दिखा देता है। जैसी नौकरानी देखती है तो भीगी बिल्ली बन जाती है। अमन कहता है कि अगर तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताओगी कि आखिर तुम मेरे पापा के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा और तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा। फिर तुम तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। अब जो नौकरानी रहती है वो अमन को बताना शुरू करती है कि मेरा तुम्हारे पापा के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे उसके बदले में पैसे देते हैं। धीरे धीरे तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जिन्हें जेल हो जाती, ऐसे में तुम्हारे पापा को पत्नी सुख नहीं मिल पा रहा था और मैं ही उन्हें वो सब कुछ देती हूँ। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो जाता है यह हमें पता ही नहीं चलता है। जब मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो जाता है तो फिर मैं तुम्हारी मम्मी को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हारे पापा के खाने में जहर मिलाने लगती हूँ ताकि पूरा आरोप तुम्हारी मम्मी पर आ जाए। मेरे प्लान के मुताबिक होता भी वैसा ही है। पूरा जैसे ही अमन ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि घर में काम करने वाली नौकरानी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। अब अमन वो वीडियो लेकर के अपनी मम्मी के पास पहुंचता है, क्योंकि अमन के पास अब साक्ष्य भी रहता है। इसके बाद निर्मला अपने वकील को इसके बाद निर्मला अपने वकील को बुलाती है और पूरी बात बता देती है। वकील साक्ष्य लेकर के कोर्ट पहुंचता है, जज को दिखाता है। जैसे जज साहब वीडियो देखते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो नौकरानी को बुलाते हैं और नौकरानी से पूछताछ होने लगती है। इधर निर्मला देवी भी कोर्ट रूम में मौजूद रहती हैं। निर्मला देवी जैसे नौकरानी को देखती हैं कि उसका जीवन उजाड़ने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नौकरानी में है, तो वो नौकरानी को पीटने के लिए दौड़ती हैं। तो वो निर्मला देवी और नौकरानी में हाथापाई होने लगती है। किसी तरीके से पुलिस वाले बीच बचाव करते हैं। जज साहब निर्मला देवी को बाइज्जत बरी करते हैं और पूरा आरोप नौकरानी पर लग जाता है, क्योंकि अब असली दोषी, असली गुनहगार, मुजरिम मिल चुका होता है। निर्मला देवी की जगह अब नौकरानी जेल में चली जाती है, क्योंकि उसने ही सुरेश के खाने में जहर मिलाया था। अब ऐसे में निर्मला देवी खुशी खुशी अपने पति सुरेश के घर, अब ऐसे में निर्मला देवी जैसी बाइज्जत बरी होती है। सुरेश को सच्चाई पता चलती है, उसकी पत्नी तो दोषी नहीं है, बल्कि उसकी नौकरानी उसे जहर दे रही थी, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। अपनी पत्नी के पीठ पीछे उसके साथ वो सब कुछ किया। उसी नौकरानी ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो नौकरानी उससे शादी करना चाहती थी और क्योंकि जो नौकरानी का पति रहता है वो
एक छोटा मोटा, क्योंकि जो नौकरानी का पति रहता है वो अक्सर पीता खाता रहता है और उसको मारा पीटा करता है, इसलिए वो अपने पति को छोड़ करके सुरेश से शादी करना चाहती थी। लेकिन बीच में रोड़ा सुरेश की पत्नी निर्मला बन रही थी, इसलिए उसने ये प्लान बनाया और अपने प्यार के झांसे में फंसा करके सुरेश को उसकी पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर कर दिया। सुरेश को भी लगा कि वो ऐसी पत्नी का क्या ही करेगा जब उसकी पत्नी उसे ही खाने में जहर दे रही और उसे मारना चाहती है। लेकिन जब सुरेश के सामने पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत पछताता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियां रिंकी पिंकी अमन को लेकर के वो उस शहर को छोड़ देता है जिस शहर से उसकी बर्बादी, वो उस शहर को छोड़ देता है और अपने माता पिता के गांव चला जाता है। वहाँ पर खेती बाड़ी करता है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अब जीवन बसर कर रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है? क्या घर में नौकरानी रखनी चाहिए? अपनी अपनी राय लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।